एक्सरसाइज 5.4 के अंदर आपने अब आपके पास जो सारी इक्वेशंस दी हुई हैं ना, इसमें वो सारी क्यूबिक हैं और उससे बड़ी इक्वेशंस हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें है भी नहीं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता था, फैक्टराइज करना आता था, ये आपको नहीं आता। तो यही हम सीखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है इस लेवल पे। इसके भी फार्मूलाज होते हैं, लेकिन अभी हम इस लेवल पे हम कर रहे हैं सॉल्व। और जो आजकल के एडवांस कैलकुलेटर्स हैं उनके अंदर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ एक्स की जिस पे आपके पास रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो आ रहा होगा। लेकिन यहाँ एक हमारे पास एक आम तरीका होता है, हम वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको पी एक्स लिखें, आपका पॉलिनोमियल। फिर पी आपने लिखना है। पी क्या होता है आपके इसके जो है ना, जो आपका कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं। तो ये आपका कांस्टेंट है 2, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं वो आपने लिखने हैं। तो यानी कि 2 किस टेबल के अंदर आता है ये आपने लिखना है। तो 1 के अंदर आता है और अपने टेबल में आता है सिर्फ, और साथ में प्लस माइनस भी आपने लगाना है, क्योंकि दोनों केसेस आपके होते हैं। जिस तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -2 तब भी 2 बनता है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तब भी। तो इस तरह आपके पास सारे केसेस बनने चाहिए। इसमें आपके पास -1 1 -2 2 ये सारे आ रहे हैं। फिर आपने लीडिंग कोफिशिएंट देखना है, उसको आप क्यू कहते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, पावर कौन सी है, 3 है। इसके साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ, जब नहीं लगा होता आपको पता होता है 1 होता। तो ये आ जाए, इसमें भी आपने प्लस माइनस वाला लगाना। अब आप इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे कैसे। आखिरी काम आपने ये करना होता है कि पी ओवर क्यू करना होता है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसकी एक एक वैल्यू को आपने इससे डिवाइड करना। तो 1 को तो जब 1 से डिवाइड करें आपके पास 1 ही आता है, प्लस माइनस। और इस 2 को 1 से डिवाइड करें तब भी 2 ही आता है, प्लस माइनस का। तो यानी कि आपके पास ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो इसमें पुट करने से आपके पास हो सकता है इनमें से 3, जाहिर सी बात इसमें से 3 ही यूज़ होंगी, एक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो आपने चेक करना होता है कि कौन कौन सी वैल्यू पे आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो अब मैं बारी बारी वैल्यूज़ पुट करूँगा। सबसे पहले 1 मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर। तो ये आपके पास 0 आ गया। तो यानी कि ये वाली वैल्यू सही है, इसको आप यूज़ करेंगे। दूसरी वैल्यू -1 है। तो इससे भी 0 आ रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू भी सही है। अब 2 वैल्यूज़ रह गई, +1 -1 तो होगी, अब +2 -2 आपने देखना है। मैं पहले -2 पुट करके देखता हूँ कि कुछ आता है कि नहीं आता। -8 16 + 4 + 2। तो इस केस के अंदर अब आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो 14 आ रही है, तो यानी कि ये आपका फैक्टर नहीं बन सकता, 0 आना ज़रूरी है। तभी तो हम इसमें फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में यही होता था कि आप वैल्यूज़ पुट करते थे, 0 आता था तो आप कहते थे कि वो फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो इस ये तो आपका फैक्टर नहीं है।
अब एक वैल्यू रहेगी p ऑफ 2, तो आखिरी वैल्यू अब आप पुट करके देख लो, 2 क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो इससे 0 आ रही है। तो 3 वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं जिससे आपकी वैल्यू 0 आ रही थी। अब आखिरी चीज़ है कि अब आपने इसको लिखना कैसे आखिर में। तो उससे पहली वैल्यू 1 है, तो आप इसको लिखेंगे -1। जब x के साथ लिखेंगे तो साइन ऑपोजिट करेंगे। अगली वैल्यू -1 है, तो इसको आप +1 लिखें। और आखिरी वैल्यू खाली 2 है, तो -2। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। आपका पॉलिनोमियल है x³ -x² -22x + 40। ये आपका कांस्टेंट है, इसके क्या फैक्टर्स बनते हैं, यानी कि ये किन किन टेबल में आता है। तो +-1 +-2, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, फिर 5 के टेबल में भी आता है, 8, 9, 10 के टेबल में आता है, फिर 20 के टेबल में, और आगे अपने ही टेबल में। ये हम वैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, लेकिन अमूमन जो क्वेश्चंस आपको अभी हम इस 9th क्लास के जो स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस हैं, उनमें आपके पास अमूमन जो पहली 3 वैल्यू होती हैं उनके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। क्यू आपके पास यहाँ भी 1 ही है, +-1, क्योंकि आपका x³ सबसे हाईएस्ट पावर है और उसके साथ कोफिशिएंट क्या है आपका 1। तो इन वैल्यूज़ को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली जो p वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो इसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका आसान तरीका होता है कि कैलकुलेटर्स, अब कैलकुलेटर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो बिल्कुल लेटेस्ट कैलकुलेटर्स हैं, जो 990 शायद गालिबन सीरीज़ है, 991 से ऊपर वाले, 991 ES से ऊपर वाली जो सीरीज़ है, उसके अंदर आपके पास जो होता है डिस्प्ले, वो एक कंप्यूटर टाइप डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर बाकायदा आपको जब आप मोड सेलेक्ट करते हैं तो ग्राफ्स वगैरह पिक्चर्स बनी नज़र आती हैं। और दूसरी टाइप के जो कैलकुलेटर्स हैं वो इससे पुराने हैं, जिसके अंदर आप जैसे ही मोड लिखते हैं तो आपके पास नंबरिंग के साथ, और तकरीबन 4 से 6 होते हैं एक टाइम में इसके ऊपर डिस्प्लेज में। तो वहाँ आपके पास मुख्तलिफ मोड्स होते हैं, कंप्यूटेशनल मोड होता है, फिर स्टैट्स का मोड होता है, फिर बेस एन। तो इस तरह गालिबन मोड्स बने होते हैं उसके अंदर। तो ये आपका जो ये 2 कैलकुलेटर्स बताए हैं, इनके अंदर बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप के हैं, जो सबसे पुराने कैलकुलेटर्स होते थे, उनके अंदर हो सकता है, लेकिन वो एक तरीका अलग होता है करने का, वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो के साथ। शायद मैं, या फिर अलग से मैं इसकी वीडियो पोस्ट कर दूंगा कि फैक्टर थ्योरम के अंदर कैलकुलेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, और ख़ास तौर पर इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपकी इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है ना 5.4 का, कि आपने फैक्टराइज करना है, तो इसके अंदर ख़ास तौर पर आप कैसे, क्योंकि ये तो एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इनमें से कौन हो सकता है, कौन सी वैल्यू जाके आपके पास 0 देगी, तो डायरेक्ट तो आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर जिन कैलकुलेटर से जो जो वैल्यूज़ आपको 0 आंसर दे रही हैं, फिर आप वही इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट करें, क्योंकि पेपर में आपने सारा हिट एंड ट्रायल वाला काम नहीं करना। और अगर आपकी मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं।
वैल्यू, यानी कि इधर यहाँ देखें 1 - 1 हो गया और -22, तो 1 - 1 आपका ख़त्म हो गया, -22 + 40 तो नहीं बन रहा, यानी कि +1 के साथ ये आंसर नहीं आ रहा। फिर -1 इधर पुट करें, तो इस तरह भी अगर आप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते। कैलकुलेटर में आपने इस तरह करना है कि आपका कैलकुलेटर का डिस्प्ले है और उसके अंदर आपने ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। x³ है ना, तो एक ब्रैकेट लगाएं और जगह खाली छोड़ दें। अभी ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसका क्यूब कर दिया। माइनस जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ओपन और क्लोज, और आगे आपके पास 2 है स्क्वायर, फिर 22x ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और आगे +40। अब जो जो ब्रैकेट्स की जगह हैं उस पर आप जाएंगे और बारी बारी एक एक वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप इसकी जगह पे लिखें -1 -1 माइनस, तो इससे आपके पास कोई एक वैल्यू आएगी। अगर वो ज़ीरो वैल्यू नहीं है तो फिर आप आगे चले जाएंगे और इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर तो आपके पास वैल्यू 1 आ रही है इन केस, तो तब आप वहीं उसी टाइम रुक जाएंगे। अभी मैं करके देख लेता हूँ। -1 है उसका क्यूब, माइनस का स्क्वायर, -22 -1 +40, तो इससे भी आपके पास तकरीबन वैल्यू 60 आ रही है। तो इसको आप नहीं करेंगे। अब जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स के अंदर आपने -1 लिखा था, फिर उसको आपने छेड़ना है। बार बार बिल्कुल भी AC का भी बटन ना दबाएं, बल्कि आपने सिर्फ जो आपके पास ये वाले बटन्स होते हैं जिससे आप नेविगेट करते हैं, आपकी कैलकुलेटर में ये जो बटन होते हैं, आपने सिर्फ ये वाले, सिर्फ लेफ़्ट और राइट वाले यूज़ करने हैं, ताकि आप आंसर के अंदर नेविगेट कर सकें और अपना आंसर डिलीट करके थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चेंजेस कर सकें। तो -1 के बाद मैं डाल रहा हूँ हर जगह पे 2, तो इससे ज़ीरो आ रहा है। तो जब मैंने -1 की जगह पे 2 पुट किया तो आपका 2 आंसर 0 आ रहा है। तो ये एक साइड पे लिखते हैं कि 2 आपका आंसर आ रहा है। इसी तरह फिर बारी बारी आप सारी वैल्यूज़ जो इधर लिखी हुई हैं मैंने, ये आपने बारी बारी पुट करनी है, और कोई 3 वैल्यूज़ होंगी जो आपने चूज़ करनी है जिससे आपका आंसर 0 आए। तो अभी मैं -2 पुट कर रहा हूँ अपने कैलकुलेटर के अंदर, तब नहीं आ रहा। फिर आगे मैं 4 पुट कर देता हूँ अपने कैलकुलेटर के अंदर, फोर से भी 0 आ रहा है, तो 4 की भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। आखिर में -4, इससे भी 0 नहीं आ रहा, तो इसको आप नहीं यूज़ करेंगे। फिर 5, इससे नहीं आ रहा 0, -5 से 0 आ रहा। तो 3 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आप ये देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ थी आपके पास। +-1 बिल्कुल नहीं आया कुछ आंसर आपका। फिर 2 वाली में से सिर्फ +2 में आंसर आया, -2 में नहीं आया। फिर +-4 था, तो सिर्फ पॉजिटिव जो 4 था उससे आपका आंसर आया, नेगेटिव से नहीं आया। और आखिर में +5 से नहीं आया, -5 से आया। इसका मतलब आगे वाली कोई भी वैल्यू वैलिड नहीं है इस केस के अंदर। तो सिर्फ 3 वैल्यूज़ थी जिससे आपका आंसर 0 आ रहा है, और यही आप यूज़ करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो ये काम आप पहले करेंगे जो अभी मैंने किया है ना, फाइंड करने के लिए, ताकि आपका जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे।
और आपको पता हो कि आपने कौन सी वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है। तो अब सीधा सीधा आगे आपने सिर्फ एग्जामिनर को दिखाना है। सॉल्व तो आप कर चुके हैं अपने कैलकुलेटर्स के अंदर, पता भी है कि आंसर 0 आ रहा है, सिर्फ आपने शो करना है कि किन वैल्यूज़ पे आता है 0। तो सबसे पहले मैंने 2 पुट कर दिया, इसको एक स्टेप नीचे सॉल्व करना है यहाँ तक, और आगे डायरेक्ट आप 0 लिखते हैं, क्योंकि अभी हम कैलकुलेटर्स पे कर चुके हैं तो हमें पता है कि इसका आंसर 0 ही आता है। फिर आगे आपने p की वैल्यू जो इधर से निकाली थी 4, जिस पे 0 हमें पता है कि आ रहा है, वो आप पुट करेंगे। तो एक स्टेप सॉल्व कर लें और आगे आप इसमें भी 0 लिखते हैं, और आखिरी जो वैल्यू है वो आपके पास -5 है, तो -5 की वैल्यू पुट की हर जगह पे। तो एक स्टेप सॉल्व किया, -25 -115 और +40 110, और यहाँ भी आपने 0 लिख दिया। तो ये सारा निकालने का मकसद क्या था, ताकि आपका जो ओवरऑल वर्क है, काम करेंगे आप एग्ज़ाम के अंदर, वो नीट रहे। वहाँ जाके आप ये ना करना स्टार्ट कर दें कि एक एक वैल्यू पुट करें, वो बहुत क्वेश्चन भी लेंथी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कभी भी लॉन्ग में नहीं आता, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसको, ये बहुत अहम नहीं है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन वैसे थोड़ा एक फ़न क्वेश्चन है कि आप इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, और थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, कैलकुलेटर की आपको आदत हो जाएगी। तो आपके पास एक 2 आ रहा थी, 2 वैल्यू आ रही है, तो आखिरी आंसर आपके पास होगा x-2। फिर 4 से वैल्यू आई है तो ऑपोजिट साइन -4, और -5 से आई है तो +5। तो ये आपके पास x के साथ सारी वैल्यूज़ इनवर्स साइन करके लिख देनी है, तो आपके पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन की।